हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू SPM IAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इस सेशन के थ्रू हम लोग मेंस की और प्रीलिम्स की दोनों की साथ साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो है ये सुबह 9 AM पर मैं रिलीज़ कर देता हूँ एंड यू हैव टाइम टिल 2 PM। During these 5 hours you can submit your answer and your answer will be reviewed by the faculty members। और साथ में जब अपने आंसर के साथ साथ आपको MCQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए, जिनके आंसर्स आप YouTube के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा कल्चर के ऊपर, और क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि आपको इम्पैक्ट इवैल्यूएट करना है ग्लोबलाइजेशन का ऑन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नाउ आई वांट कि आप एक बार अपना वीडियो पॉज कर ले और पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले। क्वेश्चन बोल रहा है दैट यू हैव टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए वर्ड यहां पर जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज इवैल्यूएट। आपको पता है कि अगर किसी चीज को इवैल्यूएट करना है दैट मीन्स उसको असेस करना है, तो आपको बताना पड़ेगा किस डिग्री तक उसका इम्पैक्ट रहा है। और जब किसी चीज की डिग्री बताते हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस किस तरीके से उस चीज का इफेक्ट हुआ है। पॉजिटिव वे में भी बताएंगे और नेगेटिव वे में भी बताएंगे कि किस तरह से उसका इफेक्ट हुआ है। तो यही पर ही इवैल्यूएट के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के ऑन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो मोटा मोटा इस क्वेश्चन में आपको 4 चीजें आंसर करनी होंगी, जिनमें से 3 चीजें आपकी होंगी दैट व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, सेकेंडली व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दीज, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दीज। इंट्रोडक्शन में आप आंसर कर सकते हैं अबाउट ग्लोबलाइजेशन आप मेंशन कर सकते हैं, या आप मेंशन कर सकते हैं अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी, और सिमिलरली कंक्लूजन में आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है आपका पेपर 2 इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर का। यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स देने होंगे वो पॉइंट आपको थोड़े लॉन्ग पैराग्राफ बेस्ड पॉइंट्स देने होंगे। बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट और क्रिस्प बातें करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है यहाँ पर, और बहुत सारे कॉन्टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं जो हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में जो अभी आसपास हो रहा होगा। तो आपको थोड़ा सब्जेक्टिव ओपिनियन यहाँ पर देना पड़ेगा, और यही चीज़ आप इस कंक्लूजन में भी देखेंगे जब मैं आपको इस कंक्लूजन इसका कैसे लिखेंगे ये बताऊंगा। क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स, दैट मीन्स यू नीड टू आंसर इट इन 250 वर्ड्स में आपको इसे आंसर करना है। 250 वर्ड्स का मतलब होता है कि आपको एक फुल A4 शीट पूरी यूज करनी है बोथ साइड, एंड सेकेंड A4 शीट के ओनली 1 साइड में लिखना है। दिस क्वेश्चन विल हैव सम टॉपिक्स रेफरिंग टू द 24 मार्च 2020 न्यूज़पेपर। तो अगर कुछ लोगों को ग्लोबलाइजेशन की बात समझ में नहीं आई है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, दे कैन रेफर टू दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय सत्यजीत सर वेयर ही हैज एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। चलिए जल्दी से देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप हम लोग आंसर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आ जाता हूं। इंट्रोडक्शन के जैसा मैंने बताया देयर आर 2 वेज, आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर सकते हैं या फिर आप कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए एक एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कल्चरल डाइवर्सिटी का, जहाँ पर मैंने बताया है कि इंडिया जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल होता है, लेकिन अभी जो ग्लोबलाइजेशन विटनेस हो रहा है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। दिस टाइप ऑफ एन इंट्रोडक्शन इज अ वेरी जनरल इंट्रोडक्शन। इसको मैं बिल्कुल एक जनरल सा इंट्रोडक्शन बोल दूंगा, सिंपल सा इंट्रोडक्शन। दूसरा इसी का ही एग्जाम्पल मैंने लिया है जहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। कैसे? बाय यूजिंग सिंपल फैक्ट्स। 22+ लैंग्वेज आपको पता है, हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आप जान सकते हैं 22 लैंग्वेजेस, 550+ ट्राइब्स, 6 मेजर रीजन्स। तो ये सब कुछ फैक्टर्स यूज करके मैंने इस टाइप से इंट्रोडक्शन को
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। और उसके बाद लिखा है इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाउएवर दिस टाइप ऑफ अ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो बस एक कुछ नहीं, सिंपल सी बात को इंटरेस्टिंग करा है। आई वॉन्ट आप सब लोग अपने अपने तरीके से इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखें। देखिए मैंने आज के कुछ आंसर्स असेस करे थे और आई कुड सी मेनी ऑफ यू वर डायरेक्टली कॉपिंग फ्रॉम द पीडीएफ, दैट इज नॉट राइट। प्लीज यूज योर ओन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है इंडियन कल्चर का कि आप इसमें अपनी लैंग्वेज लगा सकते हैं। आप अपने थॉट्स को अपने हिसाब से फ्रेम करके इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। सो ये हो गया अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं हम लोग, दैट अगर ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन दे करके क्वेश्चन को स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन की तो एक डेफिनेशन जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, पॉल साइंस और PSIR के सत्यजीत सर के जो ऑप्शनल लेते हैं, उन बच्चों को ये डेफिनेशन पता है। ये डेफिनेशन सर ने 24 मार्च के न्यूज़पेपर में भी दी थी, जहां पर बताया है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं एक GS के आंसर में। एक तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर आप बता दें ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक डेफिनेशन लेकर के, या दूसरा ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है उससे अपना आंसर स्टार्ट कर दें, जैसा मैंने सेकंड एग्जाम्पल में करा है। मैंने बोला है कि अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में, पिछले कुछ डिकेड्स में ऐसा हुआ है कि इंटरनेट हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब रैपिडली एक्सपैंड करा है और हमारी इकोनॉमी भी ओपन हुई है। उसमें LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म आए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के जो कल्चर है उसमें भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो ये वाला मेरा सेकंड एग्जाम्पल है। आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं एंड ट्राई टू कम अप विद योर ओन टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल। जिन बच्चों को ग्लोबलाइजेशन के बारे में नहीं पता हो, प्लीज आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लीजिएगा एक बार। यू विल गेट बेटर आइडिया ऑफ व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन। मोटा मोटा देखा जाए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप की कंट्रीज जो होती हैं उन सबका इंटीग्रेशन, उनके इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ों का इंटीग्रेशन बाय वे ऑफ इंटरनेट, मूवमेंट ऑफ द पीपल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके थ्रू हम लोग जो बोलते हैं कि दुनिया एक जैसी होती जा रही है, दुनिया एक होती जा रही है, उसी चीज़ को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो इस टाइप का कोई इंट्रोडक्शन यूज करने के बाद लेट अस सी कि कैसे हम इस बात को एस्टैब्लिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी पर। तो एक बार देखते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला इम्पैक्ट मैंने यहाँ पर बताया है कि हमारे यहाँ का जो रिजिड कास्ट सिस्टम था उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए हमारे देश की जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है। इस चीज को मैं बोलता हूं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। दैट मीन्स द सोसाइटी इज डिवाइडेड इन डिफरेंट लेयर्स। दीज लेयर्स कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। जैसे आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब कास्ट सिस्टम होते हैं जिसमें सोसाइटी को डिवाइड करा है। और क्लास सिस्टम, इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत प्रीडोमिनेंट होता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये कम होता जाता है और जो हायरार्की है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आने से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और इस वजह से ये जो कास्ट सिस्टम है ये कम होता जाता है। आपको पता है कि ऐसे आपने सुना होगा कि विलेज में जो गरीब होता है या जो लोअर कास्ट का होता है वो शायद अपनी बात ऐसे नहीं रख पाता है, लेकिन जब इंटरनेट में, फेसबुक में, ट्विटर पे या कहीं पर भी वो अपनी बात रख सकता है। आपने देखा ही है, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हाथरस का जो गैंग रेप हुआ था उसमें एक जो कास्ट सिस्टम में थोड़ा वीक लेवल पर जो थे उनके अगेंस्ट इंसिडेंट हुआ था। लो कास्ट के जो लोग थे उनके अगेंस्ट हुआ था, लेकिन किस तरह से उनकी बात जो थी वो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सब लोगों के बीच में आई थी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से हमारे कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, जो सेकंड हमारा जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है उसको इम्पैक्ट करा है बाय वे ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। देखिए हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं,
बहुत सारी अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो ग्लोबलाइजेशन में एक ही टाइप की लैंग्वेज डोमिनेट होती है और वो हमारी कंट्री में लैंग्वेज है इंग्लिश। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है कि हमारे देश की जो बहुत सारी छोटी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनको सप्रेस होती हैं और एक लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा आती है। तो हमारी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो भी इम्पैक्ट होती है। हमारे यहाँ जो हमारे देश के जो लॉज हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मदर टंग में या फिर जो लोगों की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको एनकरेज करता है, बट ग्लोबलाइजेशन इसका ऑपोजिट कर देता है। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू ग्लोबलाइजेशन हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ और तरीके देखते हैं किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है। हमारा लाइफ स्टाइल, ड्रेस एंड फूडिंग प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाती है। अब देखिए, आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन में लोग वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, हमारे यहाँ के नहीं पहन रहे हैं। आपको पता है, दूसरों के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होकर के अपने छोड़ के दूसरे कपड़े पहन रहे हैं, राइट। फूडिंग स्टाइल लोगों की चेंज हो जाती है, अपना ट्रेडिशनल फूड नहीं, बाहर का पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब टाइप का फूड लोग ले रहे हैं। सिमिलरली लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है कि कब उठना है, कब क्या करना है, अपने फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करने हैं, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की स्टाइल बदल जाती है। दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। बट आपने एक बात नोटिस करी, अगर ये क्वेश्चन पढ़ के आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद सबसे पहला पॉइंट यही आया होगा कि ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल डाइवर्सिटी पर जो इम्पैक्ट है वो यही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव द फर्स्ट पॉइंट ऑन दिस लाइन ओनली, दैट लाइफस्टाइल, ड्रेस एंड फूड किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हमारा बदल रहा है। और आप में से 90% से ज़्यादा बच्चे यही बोलेंगे वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारी ड्रेसिंग स्टाइल, हमारी फूडिंग और फेस्टिवल्स ये सब बदल रहे हैं। बट अगर आपने नोटिस करा तो मैंने जो पहला पॉइंट दिया था दैट वाज नॉट रिलेटेड टू दिस, दैट वाज इरोजन ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इसको देने का रीजन यही था कि ये जो पॉइंट है ये एक सटल पॉइंट है, ये पॉइंट जल्दी लोगों के दिमाग में नहीं आता है। बट जब आप ऐसे वर्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या इरोजन ऑफ द कास्ट सिस्टम आप ऐसे यूज कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एग्जामिनर को इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी नॉलेज से, कि आप अपनी डेप्थ ऑफ द नॉलेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इस वाले से पॉइंट से स्टार्ट करा था। बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग करते टाइम आप अपने पॉइंट्स के सिक्वेंशियल ऑर्डर पर ध्यान दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट या ऐसा पॉइंट जो लोग के दिमाग में नहीं आ सकता है जल्दी, वो आना चाहिए टॉप पर, तभी आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएंगे। इसके बाद का एक पॉइंट होता है यहाँ पर कि हमारे ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस कैटेगरीज बदल रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में देयर वर सर्टेन कम्युनिटीज लाइक मारवाड़ीज एंड पारसीज, जो कि हमेशा ट्रेडिशनली बिजनेस ओनिंग क्लास थी, वो बिजनेस को कंट्रोल करती थी बिकॉज दे हैड द कंट्रोल ओवर द कैपिटल एंड द इन्वेस्टमेंट। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने से, हमारी इकोनॉमी खुल जाने से बहुत सारा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ऐसे में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों को भी बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दैट इज़ अ गुड थिंग। लास्ट पॉइंट जहां पर मैंने लिखा है कि किस तरह से हमारी डाइवर्सिटी इंपैक्ट हो रही है इज ऑन द रिलीजियस डाइवर्सिटी। देखिए, हमारे देश में जो कल्चर था वो ये था कि सब लोग मिल के रहते थे, सब लोग अलग अलग टाइप के रिलीजन के लोग सब लोग मिल करके रहते थे और एक मल्टी फेथ कॉम्पोजिट कल्चर हमारे यहाँ बना होता था। नॉर्थ इंडिया में इसको बोला जाता है गंगा जमुनी तहजीब। अपने आसाम में भी अगर आप देखेंगे तो जो अखमिया जो कल्चर है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट गोज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट फेथ। अलग अलग टाइप के फेथ के लोग भी सब लोग मिल के ही रहते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट ये भी हुआ है कि जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होता है या एक्सट्रीमिज्म होता है वो भी अब लोगों के बीच में सामने आने लगा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफीज या फंडामेंटलिज्म, जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म विच वॉज प्रोमोटेड बाय इस्लामिक स्टेट। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो बहुत सारे हमारी ही कंट्री के जो यंग मुस्लिम्स होते हैं उनको इम्पैक्ट करने लगा है। तो दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन ने हमारे यहाँ की जो मल्टी फेथ कॉम्पोजिट कल्चर था, हमारी कंट्री का मल्टी फेथ कॉम्पोजिट कल्चर, उसको इम्पैक्ट करने लगा है। ये भी हमारी डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब हम लोगों ने अभी तक ये बता दिया है कि कितने तरीके हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन ने हमारी कंट्री के जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको इम्पैक्ट करा है। नाउ इन ऑर्डर टू असेस इट, लेट अस लुक एट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इन दीज केसेस, या फिर पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट करा है या नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट करा है।
मैंने तो देखिए यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में आपको ये सब दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है आप टेबल के फॉर्मेट में ही करें। आपको अगर एक हेडिंग डाल के करना है दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, आप वैसे दे सकते हैं और उसके नीचे 3-4 पॉइंट, या फिर आप इस फॉर्मेट में दे सकते हैं, विच एवर वे यू फील गुड अबाउट इट। एंड यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड इट विद सम एग्जाम्पल्स। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करे थे। आज मेरे एग्जाम्पल नहीं देने का एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट आई कुड सी इन येस्टरडेज आंसर दैट मेनी ऑफ द पीपल वर जस्ट डायरेक्टली पुटिंग डाउन माई ओन एग्जाम्पल्स. That is not right. You need to come up with your own example, especially people who have been following Satyajit sir's newspaper analysis for more than a year. You need to come up with your own example. There have been so many events which we have discussed in the newspaper analysis. जब तक आप उनको एक बार खुद से ही नहीं लिखेंगे, आपको चीज़ें क्लिक नहीं करेंगी. Let us look at the merits or the positives of the globalization and the cultural diversity. सबसे पहली चीज़ है कि टेक्नोलॉजी ने क्या करा है कि हमारे यहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने में भी हेल्प करी है. बहुत सारी हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं वो अब एंड्रॉयड में आ गई हैं. आपको पता है आप एंड्रॉयड में अपनी लोकल लैंग्वेज में भी टाइप कर लेते हैं. तो इससे क्या हुआ है कि हमारी लोकल लैंग्वेजेस भी प्रमोट हो रही हैं. टेक्नोलॉजी ने हेल्प करी है, ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प करी है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में. सेकेंडली, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कल्चरल बैरियर्स होते हैं बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज वो कम हो गए हैं और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड बन रहा है. देखिए पहले ग्लोबलाइजेशन जब नहीं था, इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, लोग एक दूसरे को नहीं समझते थे, तो कहीं ना कहीं कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा डिवाइड था, कम एक्सेप्टेंस थी. बट आज क्या हुई है, आज बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो गई है. बहुत ही नॉर्मल है हम सबके लिए फेसबुक में या यूट्यूब में देखना कि दुनिया जहान के लोग क्या करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, और एक टाइप की एक्सेप्टेंस हुई है. यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमारा स्ट्रांग हो गया है और उसी का ही रिजल्ट है कि हमारे यहाँ एक होमोजीनियस कल्चर और प्लूरैलिटी डेवलप हो रहा है. होमोजीनियस कल्चर मतलब एक कॉमन कल्चर डेवलप हो रहा है जो हमारे सबके इंडिविजुअल कल्चर से थोड़ा सा अलग है, और उसी से ही आ रहा है प्लूरैलिटी. दैट मीन्स बहुलवाद, एक्सेप्टिंग द डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टाइप के पीपल को एक्सेप्ट करना, उनके व्यूज को रिस्पेक्ट करना, दैट इज प्लूरैलिटी. तो ये सब इसके पॉजिटिव्स हैं. लेट अस लुक एट द नेगेटिव साइड्स ऑफ दिस. देखिए बहुत सारे मैं वर्ड्स आज दे रहा हूँ कल्चर से रिलेटेड, आपको शायद इतना ईजिली नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे या थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी. दैट इज फाइन. That is fine because as you will hear these words more while doing newspaper analysis or while writing the other answers, you will develop some kind of acceptance towards these answers. So it's fine अगर इसमें से थोड़े कम words समझ में आ रहे हो तो. Next, let's look at the demerits or the negative impacts of the globalization on our cultural diversity. The first is that growing westernization or consumerism. जब वेस्टर्न चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होते हैं तो जो वेस्टर्न कंपनीज वेस्टर्न चीज़ें बनाती हैं उनकी ओर भी अट्रैक्ट होते हैं. अगर वेस्टर्न कल्चर का पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब आपको अट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर तो आप उन्हीं को ही खाओगे एंड दैट विल लीड इनटू द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमरिज्म, जहाँ पर आप एक कंज्यूमर बन के बस वेस्टर्न चीज़ों को ही एंजॉय करने में लगे हुए हैं. सो उसी चीज़ को बोला गया है दैट इज़ अ वेस्टर्नाइजेशन. आप वेस्टर्न होते जा रहे हैं, दूसरे के कल्चर से ही बहुत इम्पैक्ट होते जा रहे हैं. सेकेंडली प्रॉब्लम होती है देयर इज एन इंक्रीज इन द इंडिविजुअलिज्म. लोग क्या करते हैं, खुद को अलग होते जाते हैं, अपने आप को सोसाइटी से अलग करते जाते हैं. देखिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते थे वो सब मिल के मनाए जाते थे, सब लोग आपस में मिल के सेलिब्रेट करते थे. लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे लोग अपने इंटरनेट में और अपनी दुनिया में ही जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो अलग होते जा रहे हैं. उनके अंदर एक इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, अलग खुद को करते जा रहे हैं. अपनी फैमिली के बॉन्ड से, एक्सटेंडेड फैमिली, विलेज के, सोसाइटी के बॉन्ड से खुद को अलग करते जा रहे हैं. उसी को बोला गया है देयर इज एन इंक्रीज इन द इंडिविजुअलिज्म. और लास्ट पॉइंट मैंने बोला है देयर इज अ लॉस ऑफ कल्चर एंड द लॉस ऑफ द फूडिंग स्टाइल ऑफ द पीपल. यहाँ पर आप फूड स्टाइल के साथ साथ लाइफ स्टाइल की भी बात कर सकते हैं कि जो लाइफ स्टाइल होती थी वो भी खत्म होती जा रही है. तो ये सब दीज आर द सर्टेन डीमेरिट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. लास्टली लेट अस सी दैट हाउ कैन वी कंक्लूड सच अ टाइप ऑफ एन आंसर. देखिए मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में लिखा है कि किसी भी चीज़ की अधिकता, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है.
और यही चीज़ ग्लोबलाइजेशन के लिए भी ट्रू है। ज़रूरत से ज़्यादा होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और इसीलिए अगर हमको अपने लोगों के बीच में डीकल्चरलाइजेशन को रोकना है, डीकल्चरलाइजेशन का मतलब होता है अपने कल्चर का लॉस हो जाना, अपने कल्चर का लॉस हो जाना और दूसरे के कल्चर में ही हो जाना। तो अगर हमें अपना डीकल्चरलाइजेशन रोकना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें, और उसी की डायरेक्शन में उसी काम को करते हुए हमारे देश की सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं जो हमारे देश का कल्चर को प्रमोट करते हैं। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हमारे देश के ही जो सिटीजन्स हैं वो अलग अलग टाइप के डिफरेंट जो कल्चर्स अपनी कंट्री में हैं उनके बारे में जानते हैं। सिमिलरली नो इंडिया प्रोग्राम एंड प्रवासी भारतीय, दिस इज फॉर द पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन विच आर लिविंग अब्रॉड, एंड अदर प्रोग्राम्स विच आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आप इसमें और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं। आपको जो प्रोग्राम याद आ रहा हो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, आप वो सारे के बारे में डाल सकते हैं। दैट इज, ये बस मैंने कुछ अपनी तरफ से दे दिया। यू कैन पुट लॉट ऑफ थिंग्स in this section, so that way you can write conclusion here. नेक्स्ट, इस आंसर के बाद में इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, ये मैं आपको खुद से करने हैं ये सारे MCQs, all these MCQs, and there are 10 such MCQs here, 8 such MCQs. जितने भी कल्चर के हैं वो सब आसाम के कल्चर से ही रिलेटेड है। रीज़न भी APSC में आसाम का कल्चर आने का बहुत ज़्यादा चांस है कंपेयर टू इंडिया के बाकी कल्चरल जो ट्राइब्स हैं और उनके रिलेटेड। तो मैंने APSC के पर्सपेक्टिव में आसाम के ही क्वेश्चन इसमें डाले हैं। एक बार मैं जो कल के क्वेश्चंस थे एक बार उनको डिस्कस कर लेता हूँ। सो येस्टरडेज फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट freedom of speech and expression is which type of the right? The answer is it's a right to freedom, A इसका आंसर है। सेकेंड था which was the first newspaper published from Assam? आंसर है इसका अरुणोदय, और जिसने पब्लिश करा था वो है शिवसागर मिशन प्रेस। Then which of the following agency cannot deal with the corruption cases in the India? इसका आंसर होता है NIA। NIA cannot deal with, NIA जो होती है टेररिज्म के केसेस को हैंडल करती है। ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी था। बाकी 3 जो हैं वो डील कर सकती हैं। देन असम लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1985 इसका आंसर है। ये एक थोड़ी डिफरेंट न्यूज है, बिकॉज अगर आपको पता हो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2013, लेकिन आसाम का लोकायुक्त एक्ट पहले ही बन चुका था। इन द ईयर 1985 में ही आसाम सरकार ने बना दिया था अपना। एंड आई थिंक जज TC दास वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दिस इज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दिया था और जो रैंक उसकी इंडिया में दी गई है दैट इज 80। अभी फिर से रिपोर्ट रिलीज होने वाली है तो ये रैंक रिवाइज हो जाएगी। लास्ट ईयर की है लेकिन रिपोर्ट रिलीज होने वाली है, दैट इज गोइंग टू गेट रिवाइज्ड वेरी सून। सो ये थे कल के क्वेश्चन। बिफोर आई एंड टूडेज सेशन आई वुड वॉन्ट टू डिस्कस सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स विच आई हैव फाउंड इन आंसर्स शेयर्ड बाय यू पीपल। सो one mistake which I could see that many of you are doing is that you are not underlining. So underlining is important. आप में से बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप इग्नोर कर देना, आप अंडरलाइन ही नहीं कर रहे हैं। लंबे लंबे पैराग्राफ में 7 to 8 लाइंस के पैराग्राफ में आप लिखते हैं और उसके बाद अंडरलाइन भी नहीं करते हैं। Are you expecting the examiner to read 7 to 8 lines thoroughly? Are you expecting this? आप समझिए ये जो एग्जाम है ये आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि आपको चेक्ड कॉपी मिलेगी और आप एग्जामिनर से जाके बोलोगे अरे आपने ये चेक नहीं करा। एग्जामिनर इज नॉट बॉदर्ड टू रीड योर आंसर एंड यू विल नॉट गेट टू सी इवन योर चेक्ड कॉपीज। कुछ नहीं कर पाओगे, जो नंबर मिलेंगे वही फाइनल होगा।
So make sure you write in a way that you are able to ensure that examiner gets to know what you know. आपकी नॉलेज जो है ना वो एग्जामिनर तक पहुंच जाए. अगर ऐसे बड़े बड़े 7 to 8 लाइन्स में बिल्कुल लिखते रहोगे सीधे सीधे विदाउट अंडरलाइनिंग, डू यू रियली थिंक एग्जामिनर आपका पूरा पढ़ेगा? वो बस 1-2 पॉइंट देखेगा, उसको लगेगा आता है, वरना नहीं आता है तो एवरेज नंबर देके चला जाएगा. कुछ नहीं कोई कर सकता, उसका कोई कॉपी नहीं देखने को मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, राइट? तो आपका करियर जो है वो इस बात पर नहीं डिपेंड कर सकता है कि आप एग्जामिनर पढ़ रहा है या नहीं. मेक श्योर इस तरह से लिखो कि वो पढ़ ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस नहीं होने चाहिए. एंड फॉर दैट द इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरलाइनिंग एंड राइटिंग इन शॉर्ट पैराग्राफ्स. आई एम नॉट सेइंग आप लोग पैराग्राफ में मत लिखें. सपोज अभी जैसे ये कल्चर वाला क्वेश्चन था, इसको तो लिखना ही पड़ेगा पैराग्राफ में. सिमिलरली अगर गवर्नेंस का क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा पैराग्राफ में, वो तो नेचर है उस सब्जेक्ट का, वैसे ही आंसर होगा. लेकिन शॉर्ट पैराग्राफ में लिखिए. लंबे लंबे में लिखेंगे तो आपका आंसर नहीं पढ़ा जाएगा, इग्नोर हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो नंबर भी फिर वैसे ही मिल जाएंगे. सो दिस इज द सेकेंड मिस्टेक. देन देयर इज अनदर मिस्टेक दैट मेनी ऑफ यू आर स्टिल डूइंग इज आप लोग अपने स्पेस एक्सीड कर रहे हैं. आपने अगर ये A4 शीट ली है, सो आपने अगर ये मार्जिन्स बनाए हैं, so these are the margin, this is only your writing space. अपनी राइटिंग स्पेस पे स्टिक करिए, जगह छोड़िए. आज अगर इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट आप अपनी केवल लिमिटेड स्पेस में ही लिखिए. देखिए एग्जाम में आपको 250 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर करने हैं इन 3 hours. दैट मीन्स आपके पास है 180 मिनट्स. तो आप ज़रूरत से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते हैं किसी आंसर में. आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आप उसमें ज़्यादा पेजेस लिखेंगे तो ये ऑब्वियस है आपका पेपर छूट जाएगा. अगर आपको 250 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर करना है 180 मिनट में तो आपका पेपर छूटेगा. तो उसी हिसाब से ही एडजस्ट किया जाता है. जो यूपीएससी के लिए बिल्कुल एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि आप 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आप 7 मिनट्स में आंसर करते हैं. और एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 7 मिनट में A4 शीट ही लिख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाएगा. यू हैव टू थिंक, यू हैव टू राइट. तो रियल टाइम एग्जामिनेशन में तो आपको इतना ही टाइम मिलेगा. सो काइंडली डू नॉट एक्सीड द स्पेस प्रोवाइडेड. एंड देन देयर इज जस्ट वन स्मॉल पॉइंट दैट आप में से कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पॉइंट लिख रहे हैं या बहुत कम पॉइंट लिख दे रहे हैं. आप स्किप कर जा रहे हैं पॉइंट, दैट इज नॉट गुड. एक मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, 5 पॉइंट मिनिमम आपको लिखने ही होते हैं इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट. कम पॉइंट लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे. सो इस बात को भी ध्यान रखिए. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टुडेज सेशन. थैंक यू.